बेटा पिता को कमरे में बंद करके विदेश चला गया। जब 5 महीने बाद वापस आया तो घर में उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। संजय जी अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहा करते थे। वैसे तो वह पहले मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में निवास करते थे, लेकिन अब दिल्ली में आकर बस गए थे। उनके परिवार में एक बेटा अजय और बहू मोना है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ बहुत समय हो चुका था। जब अजय 4 साल का था तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। वह दूसरी बार मां बनने वाली थी। फिर इस सब के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई और साथ ही उनका अजन्मा बच्चा भी पेट में ही मर गया। उनका अंतिम संस्कार करके वो अपने इकलौते बेटे और अपनी वृद्ध माँ के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी माँ भी तो वृद्ध हो चुकी थी। उनसे जितना बन पड़ता उतना बच्चे की देखभाल करती। संजय जी की सरकारी नौकरी थी, वह पोस्टमैन थे और इसी तरह से वह अपना जीवन यापन करते थे। वैसे तो घर अच्छे से चल रहा, कमी तो थी लेकिन बस उनकी पत्नी की। उनका बेटा दिन रात माँ के लिए रोता रहता। वृद्ध दादी उसे बच्चे को बहुत प्यार करती। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने बेटे संजय से कहा, बेटा मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगी, इस बच्चे को माँ की ज़रूरत होगी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। अपनी माँ की बात हर बार संजय जी टाल देते थे। कहते थे कि अरे माँ तुम फालतू में परेशान हो रही हो, तुम हो ना, तुम कहाँ जाने वाली हो, तुम हो हमारी देखभाल करने के लिए। अरे माँ मैं हूँ, अजय है, आप हैं, हमारा पूरा परिवार तो है। दरअसल संजय जी अपने माँ के होते हुए किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करते थे और वह अपने बेटे अजय के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। उन्हें पता था कि सौतेली माँ का व्यवहार मेरे बेटे के प्रति अच्छा नहीं होगा और वह भी अपने इकलौते बेटे अजय की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। अजय उनकी आंखों का तारा और उनका पूरा जिंदगी था, इसलिए बस वह अपनी वृद्ध माँ के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी माँ को हार्ट अटैक होता है और उनकी मौत हो जाती है। अब तो संजय जी अकेले पड़ चुके थे, सिर्फ उनका बेटा और वो अकेले उस घर में रहा करते थे। वैसे तो वो 3 भाई थे, लेकिन तीनों अलग अलग अपने अपने पत्नियों के साथ रहते थे। उनके घर का बंटवारा हो चुका था। उनके हिस्से में उनकी माँ थी और वह माँ भी आज चल बसी थी। उनकी पत्नी तो पहले ही साथ छोड़ चुकी थी। आज संजय जी अकेले पड़ चुके थे। बच्चे का पालन पोषण करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रोज अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वह यहाँ वहाँ चिट्ठी बांटा करते और शाम को जल्दी से तेज भागकर अपने बच्चे के साथ समय बिताते। भगवान की कृपा से उनके पड़ोसी भी दयालु स्वभाव के थे और उनके ना होने पर उनके बेटे की देखभाल कर दिया करते थे, खाना वगैरह दे दिया करते थे। अब देने इसी प्रकार से दिन गुजर रहे थे। लेकिन बढ़ते दोनों के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ रही थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने उन्हें शादी करने का सुझाव दिया, जो चीज़ के लिए संजय जी हमेशा मना करते थे, लेकिन आज वही चीज़ उन्हें ठीक लग रही थी। उन्होंने सोचा कि कितने दिन तक मैं अजय को अकेला छोड़कर काम पे जाता रहूँगा। उसकी देखभाल करने के लिए एक माँ की तो ज़रूरत होगी ही। ऐसे में मैं अकेला अजय को पालन पोषण नहीं कर सकता, उसे अच्छी परवरिश नहीं दे सकता, उसके जीवन के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह सोचकर संजय जी ने अपने भाई से कोई अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा। उनके भाई ने भी उनके कहे अनुसार अपनी समस्या एक अच्छी लड़की देख ली और कहा कि संजय जाकर उस लड़की को देख लो और रिश्ता पक्का कर लो। लेकिन जिस दिन वह लड़की देखने जाने वाले थे, उस दिन अचानक से उन्होंने अखबार में एक ऐसी घटना पढ़ ली जिसे सुनने के बाद उनका दिल डर गया। उसमें लिखा था कि एक बार उनकी पत्नी मर गई थी। उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के दौरान उनकी पत्नी तो उनके साथ अच्छे से रहती थी, बच्चों को भी प्यार करती थी, लेकिन यह सब उनका दिखावा था। धीरे धीरे सौतेली माँ ने तीनों बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका असली रंग सामने आने लगा। उसने अपने पति के न रहने पर उन तीनों बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनके 2 बच्चों को पीट पीट कर दूसरे दुनिया पहुंचा दिया और बच्चा तीसरा बच गया।
जो कि सबसे बड़ा था। उसके ऊपर उसने बाकी के 2 बच्चों को मारने का आरोप लगाया और बेचारा उस बच्चे ने भी उस बात को मान लिया और उसे बाल सुधार गृह में ले जाया गया। यह खबर पढ़कर मनोहर जी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्होंने तत्काल ही शादी करने का फैसला मना कर दिया। वो अंदर से डर गए थे क्योंकि वह अपनी जान से प्यारे पत्नी को खो चुके थे। अब वह बच्चा, उनका बेटा, उनकी जिंदगी था। उसे खोना नहीं चाहते थे। एक ममता में माँ की तरह उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी शादी करने का फैसला रोक दिया। अब उनका तबादला दिल्ली में होता है और उन्हें अपने पुराने घर को, जो गांव में था, उनको बेचकर एक दिल्ली चले जाते हैं और अपने बेटे के साथ दिल्ली में गुजर बसर करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका अपना बच्चा भी बड़ा होने लगता है। जैसे तैसे करके समय गुजर जाता है। संजय जी ने कामवाली रख ली थी जो अजय का ध्यान रख लिया करती थी। धीरे धीरे करके अजय बड़ा हो जाता है। पढ़ लिख कर वह भी नौकरी करने लगता है और उसे अपने ऑफिस की एक मोनिका नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। उसने यह बात अपने पिता को बताई। संजय जी ने इसके लिए राजी हो गए कि उनके बच्चे पूरी दुनिया की खुशी मिले और वह खुश रहे, इसलिए अब संजय जी अपने बेटे की शादी कर देते हैं। अब उनके घर उनकी बहू मोनिका आ चुकी थी। दरअसल मोनिका मॉडर्न जमाने की थी, थोड़ी सी नाकर नुकर करने वाली थी और हर बात पे किचकिच किया करती थी। लेकिन अजय को वह बहुत प्यारी थी। अजय उससे बहुत प्रेम करता था। उसके मुंह से कोई चीज निकलने की देरी होती थी, वह उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता था। इसी प्रकार से दिन गुजरने लगे। संजय जी को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। वह सोचते थे कि चलो बच्ची है, कोई बात नहीं, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मैं खुद ही अपना काम कर लिया करूँगा। रही बात बहू की, तो उसका खुद का जीवन है, उसे जैसे जीना है वह जी सकती है। उन्होंने मोनिका से कुछ भी काम करवाना छोड़ दिया। एक तरह से कह लिया जाए तो उनका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर में किसी भी प्रकार का कलेश भी नहीं था। लेकिन एक दिन घर की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। मोनिका से एक दिन बाथरूम में साबुन गिर गया और वह वहां से साबुन हटाना भूल गई और वह साबुन बाथरूम के फर्श पे पूरा फैल चुका था। पानी बहकर वह सारे बाथरूम में फैल चुका था और अनजाने में ही संजय जी नहाने के लिए बाथरूम में गए। अचानक से उनका पैर बाथरूम के फर्श पे पड़े। साबुन पे पैर पड़ने की वजह से वह फर्श पे गिर गए और तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। इस बात का पता जब अजय और मोनिका को लगता है तो वो दोनों संजय जी को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 2 दिन तक बेचारे बेहोश रहे। तीसरे दिन जब उनको होश आया तो पता चला कि उनका एक हाथ पर पाँव और एक तरफ के चेहरे उस पर लकवा मार गया है। उनके मुंह से अब आवाज़ नहीं निकल रही थी, वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। अपना एक हाथ और पाँव उठाने में वह समर्थ थे। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। पहले तो अजय ने उन्हें दिलासा दिया कि बाबूजी आप मत रोया करें या हम पर छोड़ दें, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वह कहते हैं कि जब किसी आदमी को रोग हो जाता है तो उस आदमी को 12 से 13 दिन तक उसकी सेवा की जाती है, फिर वह व्यक्ति उसके ऊपर बोझ लगने लगता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मरते दम तक सेवा करते हैं। लेकिन उसके बेटे ने वादा तो कर लिया, लेकिन निभाए तब ना। संजय जी को उनके घर लाया जाता है। अब धीरे धीरे जो 2-4 दिन बीत जाता है, उनकी बहू और बेटा मिलकर सेवा करते हैं। धीरे धीरे बहू का मन उनकी सेवा से अब उबने लगता है। वो बार बार उनका महक साफ करते करते तंग आ चुकी थी। उन्हें देखकर ही उसे उल्टी आने लगती थी, उनसे दूर भागने लगती थी। धीरे धीरे मोनिका ने ससुर की सेवा करना बंद कर दी और सारी जिम्मेदारी अपने नौकर को दे दी। नौकर भी तो नौकर ही है, आखिर क्या क्या करता। जितना उसे समय मिलता बहुत से समय में उनकी सेवा कर दिया करता, फिर अपने दूसरे कामों में लग जाता। दूसरा काम भी अगर नहीं करता तो मोनिका उसे डांट डपट लगाती, दिन भर सुनाया करती और जब शाम को अजय घर आता तो उसका जीना दुश्वार कर देती। उसे बातें सुना सुना कर उसको उल्हाना दिया करती।
दिन भर तुम्हारा बाप कहकर संबोधित करती अपनी पत्नी की बातों से अजय भी अब तंग आ चुका था। वो भी अपने पिता की सेवा करके उनका मैल साफ करके परेशान हो चुका था। संजय जी को अपनी हालत पर रोना आ रहा था। उन्होंने सोचा था कि मेरे बेटे बहू मेरी सेवा करेंगे, लेकिन होता कुछ और ही है। अब तो बेटे बहू को संजय जी बोझ लगने लगे थे, एक कचड़ा भी भांति लगने लगे थे। वह कचड़ा जो दिन प्रतिदिन और बदबू करने लगता है, जिससे लोग जल्दी से जल्दी घर से बाहर फेंक देना चाहते हैं। अब वह बाप उनकी नज़र में ऐसे ही कचड़े की भांति मत बैठा हुआ था। एक दिन उन्हें बहुत जोर से पेशाब लगा हुआ था। वह हिल डुल कर किसी को बता भी नहीं सकते थे। उन्होंने कितने भी प्रयास किया कि किसी को बता दें, लेकिन बता नहीं पाए और उनके चेहरे का हाव भाव देखने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं था, क्योंकि जन्मदिन पार्टी में डीजे बज रहे थे। वह सभी खुशी से नाच रहे थे, अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे, लेकिन संजय जी के चेहरे की तरफ किसी ने नहीं देखा। उनके चेहरे पर क्या भाव है, संजय जी को अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वहीं पर ही अपने कपड़े खराब कर दिए। जब आगे पीछे मल की बदबू आने लगी तो लोगों ने सोचा यह बदबू कहाँ से आई है। तब मोनिका ने अपनी ससुर की तरफ देखा। वह लज्जा भाव की स्थिति में आंखों को नीचे किए लगातार रो रहे थे। मोनिका को यह देखकर दया नहीं आई, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने ससुर को खींचकर एक चमाटा मार दिया और व्हीलचेयर को खींचते हुए बाथरूम में ले जाकर पटक दी। फिर अपने नौकर को साफ करने के लिए कहा और फिर पलटते हुए अपने कमरे में आ गई। फिर अपने पति अजय को भला बुरा कहने लगी। हद हो गई है, इतने मेहमानों के बीच उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई। अब घर में खुशियाँ भी मनानी भी मुश्किल हो गई है। इस बूढ़े की गंदगी दिन रात देखनी पड़ती है। लेकिन आश्रय की बात उनके बेटे को भी थी। अपने पिता पर दया नहीं आई। सारे मेहमान चले गए। अब अजय भी अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा था। खरी खोटी सुनाने लगता है। बेचारा नौकर संजय जी को साफ सुथरा करके कपड़े पहनाता है, व्हीलचेयर साफ करके उन्हें अपने कमरे में ले आता है और उन्हें तेल लगाकर उन्हें खाना खिलाता है। उससे बेटे से तो अच्छा नौकर था, जो कि संजय जी की सेवा करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे मिल रहे थे। बेचारा गरीब था, लेकिन जिस बाप ने एक बेटे को पूरी दौलत सौंप दी हो, पूरी खुशियाँ दे दिया हो, उसकी हर एक इच्छा पूरी करता, एक माँ बनकर दिन भर उसके पीछे दौड़ता रहा, एक पल के लिए भी चैन से नहीं रहा, पूरी जिंदगी उसके ऊपर समर्पित कर दिया। आज वही बेटा अपने पिता को कुछ नहीं समझ रहा था। उसे तो अच्छा एक नौकर था, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए ही सही। वह संजय जी को सेवा तो करता था और जिसे सब कुछ सौंप दिया, वह आंखें फेर कर बैठा था। किसी प्रकार रात बीत जाती है और सुबह होता है। सुबह का माहौल कुछ ठीक नहीं था। घर में बहू ने शोर मचाया हुआ हंगामा किया हुआ था, मानो जैसे कोई मर गया हो। और इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और फिर अजय को विदेश से एक लेटर आता है। विदेश में उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी। इसके लिए उसने पहले से ही अप्लाई किया हुआ था। अब उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। अब तो उसकी पत्नी मोनिका भी खुश हो गई थी। चलो किसी प्रकार से बूढ़े से तो पीछा छुड़े। अब दोनों बड़े ही जोर शोर से अपनी तैयारी करने लगे। 10 दिन के बाद उनका वीजा भी आ जाता है। अब अपनी पत्नी के साथ सामान समेटकर घर के मेन कमरे में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेता है और अपने नौकर को अपने पिता के रूम की चाबी देकर चला जाता है कि तुम बाबूजी का ध्यान रखना, उनको समय समय पे खाना पीना देना और जो भी कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हें अकाउंट में पैसे डालता रहूँगा और पिताजी की अच्छे से देखभाल करना। अब संजय अपनी सारी जिम्मेदारी अपने नौकर को मध्य छोड़ के अपने पत्नी के साथ अपना सामान समेट के हंसी खुशी एयरपोर्ट के तरफ रवाना हो जाता है। वह विदेश चला जाता है। अब इस घर में संजय जी और नौकर रह जाता है। नौकर एक अच्छे बेटे की तरह अपने मालिक की खूब सेवा करने लगता है। उसे तो वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन संजय जी को छोड़ के जाना नहीं होता है।
वह मन से संजय जी की देखभाल करता था। संजय जी भी अपने नौकर से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन सुबह संजय जी की दवाई का समय होता है। नौकर ने किचन में देखा तो आटा नहीं होता है। अब रोटी बनाने के लिए आटा ही नहीं था कि जिसे बनाकर संजय जी को खिलाकर उन्हें दवाइयाँ दे सके। इसलिए नौकर ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट से जाकर ला आता हूँ, साथ ही कुछ ब्रेड लेकर आ जाऊंगा। यह सोचकर बेचारा नौकर मार्केट की तरफ चल पड़ता है। मार्केट में उसने एक ब्रेड पैकेट खरीद ली, कुछ जरूरी सामान खरीदा और आटा खरीद कर वापस आने लगा था। अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और चोट लगने की वजह से हालत गंभीर है और अब यह कोमा में चला गया है। बेचारा नौकर जो संजय जी का मात्र एक सहारा था, अब वो भी कोमा में चला गया। कोमा में गया व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है, सिर्फ उसकी सांसें चलती है। इधर संजय जी को नौकर ने उनके कमरे में बंद करके पीछे से ताला लगा दिया था। उसने सोचा था कि ताला नहीं लगाऊंगा तो कमरे में काफ़ी सामान है, कुछ और पैसे हैं जो चोर आकर चुरा ले जाएंगे। यह सोचकर ही नौकर ने रूम का ताला बंद कर दिया था और ताला बंद करके चाबी को अपने पास ही रख लिया था और अपने पास लेकर चला गया था। लेकिन संजय जी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लकवा लगने के कारण उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते तो भी हाथ काम नहीं कर रहा था। एक हाथ से खटखटाते तो इतना आवाज़ भी बाहर नहीं जाती कि लोग सुन सके। इसी तरह करते हुए 10 दिन गुजर गए थे। 11वें दिन संजय जी बिना खाए पिए भूख से तड़प के उनकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि संजय जी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और उनकी इतनी दर्दनाक मौत हो चुकी है। संजय जी को मरे हुए 5 महीने गुजर जाते हैं। 5वें महीने तक वह लाश उसे बेड पर कमरे में ही थी। आसपास के पड़ोसी भी उनके घर ज़्यादा आया जाया नहीं करते थे। ऐसे में उनकी खबर लाने वाला कौन था। इधर संजय कुछ दिनों से अपने घर फ़ोन कर रहा था। उसके नौकर का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। 5 महीने बाद उसका बेटा अपने देश को लौटा। अपने घर में आया तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसका घर बहुत ही वीरान और सुनसान था, धूल से भरा पड़ा था। उसके नौकर का कोई अता पता नहीं था। सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ा तो देखता है कि पिता का कमरा बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है और कमरे के अंदर से गंदी बदबू आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर कमरे के ताले को तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर उसके हाथों से सामान नीचे गिर पड़ा और वह सामने देखता है कि पूरी तरह से कंकाल के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, मानो कंकाल पूरी संजय जी हों, अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने पिता के यह हालत देखकर अजय दहाड़े मार मार के रोने लगता है। यह देखकर उसको बहुत आश्चर्यचकित होता है। अपने किए पर बहुत रोता है, लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो चुका था। बेटा कहता है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा कि मैंने अपने पिता की ज़िंदगी को ही ले लिया। धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर जिसने जीते जी अपने पिता की देखभाल नहीं की। दोस्तों, अब ऐसे रोने धोने से क्या फ़ायदा जब उसके प्राण ही निकल चुके थे। जो चला गया वह प्रायश्चित करने से वापस तो नहीं आ जाएगा। इससे तो अच्छा ही है कि जिंदगी रहते ही व्यक्ति को सुख दे, उस व्यक्ति का मान सम्मान करे, उसे समझे, उसके दुख को समझे। क्योंकि दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।